हेलो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 7 की 4 चैप्टर उष्मा के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, ऊनी वस्त्र जंतु रेशों से तथा सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं जो हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी? हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है? इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है गर्म तथा ठंडा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म हैं और कुछ ठंडी। जैसे चाय गर्म तथा बर्फ ठंडी होती है। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? प्रायः हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं। परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्री विश्वसनीय है? हम अपनी स्पर्श इंद्री पर विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। तब हम यह कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की उष्णता यानी गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। हमारा अगला टॉपिक है तापमापन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। क्या आपने कोई तापमापी देखा है? याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था तो टेम्परेचर यानी ताप को थर्मामीटर से मापा गया था। जिस थर्मामीटर यानी तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम यानी स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है, जिसे डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है थर्मामीटर से ताप मापना। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के बाद धोना चाहिए। धोने के लिए किसी पुष्टिरोधी अर्थात रोगाणुरोधक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा। सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। यह आपके शरीर का ताप है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है।
मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। हमारा अगला टॉपिक है प्रयोगशाला तापमापी। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय तापमापी को तिरछा नहीं बल्कि ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए तथा तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। चलिए प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल का ताप मापते हैं। सबसे पहले किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श ना करे। अब तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसमें पारे के तल की गति को देखिए एवं तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर ना हो जाए। अब तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए। जो भी पाठ्यांक आता है वही इस समय जल का ताप है। हमारा अगला टॉपिक है ऊष्मा का स्थानांतरण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। आइए एक क्रियाकलाप की मदद से हम देखते हैं कि ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है। सबसे पहले एल्यूमीनियम या लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। ये टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए। छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबाकर रखिए। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। मोम के टुकड़ों का क्या होता है? क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं? कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है? वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। हमारा अगला टॉपिक है चालक एवं कुचालक। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। चालक जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं, जैसे एल्यूमीनियम, लोहा, तांबा इत्यादि। कुचालक जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी। कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है संवहन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। द्रव तथा गैस ऊष्मा के कुचालक हैं, फिर भी इन पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। चलिए इन प्रक्रिया को क्रियाकलाप की मदद से समझते हैं। सबसे पहले गोल पेंदे का एक फ्लास्क लीजिए। इसे जल से 2/3 भरिए एवं किसी तिपाई पर रखिए तथा इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कीजिए। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का
ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाते हैं। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण भी इसी प्रकार से होता है। जैसे जब हम किसी जलती हुई मोमबत्ती के ज्वाला के ऊपर अपने एक हाथ तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के बगल में रखते हैं, तब दोनों हाथ में अलग अलग गर्मी महसूस होती है, क्योंकि ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है। इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी अनुभव करता है, लेकिन ज्वाला की बगल की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती। इसलिए यह वायु लौ के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं लगती है। अर्थात जल एवं वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। फिर भी इन पदार्थों में संवहन प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। हमारा अगला टॉपिक है समुद्र समीर। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी वायु को समुद्र समीर कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है थल समीर। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। रात्रि में समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। इसलिए जल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, जो थल समीर कहलाती है। हमारा अगला टॉपिक है विकिरण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सूर्य की ऊष्मा हम लोगों तक चालन अथवा संवहन द्वारा नहीं पहुंचती है, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। क्योंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है, जिसे विकिरण कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक यानी हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें, ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।